पब्लिक गालियां देगी आपको, वो कहेंगे था नौकरी के लिए, रिजर्वेशन के लिए। नो, सवाल ये डिमांड है कि भाई यू आर अपोजिंग द रिजर्वेशन फर्स्ट फॉर द पब्लिक कन्वीनियंस। करेक्ट 100%। हम पब्लिक सेक्टर जो भी इंटरप्राइजेज हमारी है, राजनीति एक से एक को लड़वाती है और राजनीति एक से एक को लड़वा के कुर्सी पाती है। बिल्कुल सही, समझ गए? इस देश की जनता जिस दिन एक हो जाएगी ना, उस दिन अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाएंगे, लेकिन एक होने नहीं देंगे। गवर्नमेंट सेक्टर को बचने दिया ही नहीं जा रहा है और पब्लिक के दिमाग में ये कूड़ा भरा जा रहा है कि ये गवर्नमेंट सेक्टर जब तक रहेगा यही इंडिया को बर्बाद कर रहे हैं। एक कूड़ा भरा जा रहा है, नैरेटिव चलाया जा रहा है, जबकि यही गवर्नमेंट सेक्टर है जो 75 सालों में भारत का विकास हुआ। संस्थान, बैंक जैसे संस्थान बचेंगे नहीं जब तक वो गवर्नमेंट के अंडर में है, गवर्नमेंट सेक्टर है, तभी तक तो रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा। जब संस्थान ही नहीं बचेंगे तो कहाँ लेंगे आप रिजर्वेशन? हमारी पहली डिमांड है राजनीति वाले वक्त देख के ना और हालात देख के और वोट का परसेंटेज देख के उसी समाज का हो जाता है जब वोट का टाइम आता है तब। तो ये समझदारी नहीं है ना ये। दोस्तों नमस्कार, ऑल इंडिया ओबीसी एम्प्लॉयज फेडरेशन, वेलफेयर एम्प्लॉयज फेडरेशन से हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जिनकी डिमांड कास्ट सेंसस से रिलेटेड हो, जो कह रहे हैं एबॉलिश क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। इसमें बहुत सारे लोग गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय रहे हैं और बहुत सारे ऑलरेडी है भी, और भी सेवरल डिमांड्स इनके चल रहे हैं, जैसे 52% रिजर्वेशन की डिमांड। कहाँ से आए पहले ये बताइए? मैं वाराणसी से आया हूँ और मैं AIOBC एम्प्लॉइज फेडरेशन का मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। The demand which you are putting forward to the government is not a new demand. जैसे हम कास्ट सेंसस की डिमांड की बात करें, जब मौजूदा सरकार सत्ता में आने वाली थी, आ रही थी, तब कहती थी हम कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, सब कुछ ये करेंगे, वो करेंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं है। कोविड के नाम पे जनगणना भी उन्होंने अभी तक नहीं कराया। तो ये जो आपकी प्रमोशन में रिजर्वेशन, 52% रिजर्वेशन, कास्ट सेंसस की डिमांड, अभी तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है इस डिमांड को देखते हुए। क्या सोचते हैं कैसी है सरकार पूरा करेगी? सवाल ये है कि सरकार कितना पूरा करती है हमारे डिमांड को और कितना नहीं करती है, ये हमारा सरोकार नहीं है। हमारा सरोकार है कि जो जेन्युइन डिमांड है वो हम सरकार के सामने रखें। जो पूरा जो पॉपुलेशन हमारा है उसका ऑलमोस्ट 62% जो बैकवर्ड क्लासेस जो हमारा कंस्टिट्यूट करता है, उसकी जो जेन्युइन डिमांड है वो हमें रखना चाहिए, वो हम रख रहे हैं। अब जो कास्ट सेंसस की बात है, एक्चुअली हमारे अभी इन्होंने जो अपने वक्तव्य में कहा था हमारे रविंद्र राम जी ने कि 2006 में जब एजुकेशन बिल आया था उसमें IIT, IIM और एम्स में रिजर्वेशन की बात आई थी। बाद में आपको पता होगा कि शिव खड़ा साहब और 2 और भी संस्थाएं थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बिल को चैलेंज कर दिया था। बिल की सुनवाई 2008 में हुई थी। 2008 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस थे उन्होंने 2 सवाल किए कि रिजर्वेशन जो है किस आधार पे दें हम। उसमें बहुत बड़ा आधार ये था कि हमारा आखिरी जो सेंसस हुआ था वो 1931 का था। उसके बाद लगभग करीब 80 साल गुजर गए थे, मतलब कि 75 ईयर्स। तो सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं था कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है ताकि हम रिजर्वेशन को क्लासिफाई कर सकें। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि सरकार हमारी बहुत सारी मांगों को इग्नोर कर रही है। अब उसमें मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक के जो अधिकारी 2017 के दिसंबर में एक कैबिनेट डिसीजन आता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उसको कहते हैं, उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये आदेश लागू किया गया कि JMGS 1 मतलब जूनियर स्केल 1 अधिकारी एंड अबव उनको क्लास 1 में क्लासिफाई कर दिया गया। अब क्लास 1 में क्लासिफाई का मतलब होता है कि ये जो जूनियर स्केल 1 ऑफिसर हैं और उनके ऊपर जो है वो सभी इक्विवेलेंट टू IAS हो गए, वो सभी क्लास 1 में आ गए। और सुप्रीम कोर्ट का जो मंडल कमीशन में जो फैसला आया था उसमें ये था कि भाई क्लास 1 के बच्चों को हम नहीं रिजर्वेशन देंगे। तो JMGS 1 के बच्चों को क्लास 1 में क्लासिफाई करने की वजह से आज जो JMGS 1 है, जो PO है, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर आप कहते हैं, उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी आपने डिमांड बड़ा अच्छा यहाँ पे लिखा, मैं देख रहा था तेलंगाना ग्रामीण बैंक का जिक्र किया हुआ उस पे सारे डिमांड। एक मिनट, आप बात कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन की, क्या दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन की, गवर्नमेंट सेक्टर 2, यू पीपल मोस्ट ऑफ देम यू आर द बैंक एम्प्लॉय आल्सो, राइट? या आप मुझे एक चीज बताइए कि पहली बात तो देश की जितने भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, तो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, सबको प्राइवेटाइजेशन की दिशा में धकेला जा रहा है, आपके सामने है। देन रिजर्वेशन की जो आप बात कर रहे हैं, कहाँ पे? नंबर 1 जॉब की हम बात करें, बैंक की, हम प्रॉपर बैंक की बात कर लेते हैं।
जिस कहा जा रहा है कि एसबीआई को छोड़ करके सारे बैंक कतार में खड़े हैं, कल आईडीबीआई वाला यहाँ चला रहे हैं, नंबर 1 उनका, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। ओके, जब संस्थान बैंक जैसे संस्थान बचेंगे नहीं, जब तक वो गवर्नमेंट के अंडर में है, गवर्नमेंट सेक्टर है, तभी तक तो रिजर्वेशन अप्लीकेबल होगा। करेक्ट। जब संस्थान ही नहीं बचेंगे तो कहाँ लेंगे आप सर, रिजर्वेशन? हमारी पहली डिमांड है स्टॉप प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर। ये पहली डिमांड अच्छी बात है कि हम पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज नहीं होने देना चाहते हैं। ये हमारी पहली डिमांड गवर्नमेंट से। इसके लिए हम पूरे देश के लगभग 52 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, आरबीआई, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, रेलवे, नॉर्दर्न कोल फील्ड, बहुत सारे बाकी जो एनएलसी वगैरह सारे 52 ऑर्गेनाइजेशन है आज इस फेडरेशन के अंतर्गत, और देश के कोने कोने से लोग यहाँ आए हुए हैं। तो हमारी पहली डिमांड यही है कि पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हमारी है उसको प्राइवेटाइज ना किया जाए। एक मिनट सर, अपना नाम क्या बताया आपने? डॉक्टर अमृतांशु। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है और मैं आपको एक सलाह भी ऑन कैमरा दे रहा हूँ। अगर आप अपने पॉइंट को इस तरह से फॉरवर्ड करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें रिजर्वेशन चाहिए, बट यू हैव टू बी अदर साइड ऑल्सो कि रिजर्वेशन इसलिए नहीं होना चाहिए कि पब्लिक जो है वो कहाँ पे जाके आगे खड़ी होगी, रेल नहीं चढ़ सकती, बैंक के अंदर नहीं घुस सकती। करेक्ट सर। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जब भी, जैसे भी आज तक गवर्नमेंट सेक्टर है, तो यू शुड बी एबल टू कन्विंस द पीपल। अगर वो पब्लिक गालियां देगी आपको, वो कहेंगे था नौकरी के लिए, रिजर्वेशन के लिए, नो, सवाल ये डिमांड है कि भाई यू आर अपोजिंग द रिजर्वेशन फर्स्ट फॉर द पब्लिक कन्वीनियंस। करेक्ट, 100%। हम पब्लिक सेक्टर जो भी इंटरप्राइजेज हमारी है उसको हम बिल्कुल प्राइवेटाइज नहीं होना चाहते। हम प्राइवेटाइजेशन के फेवर में बिल्कुल नहीं है, हमारा वही है। आप यहाँ बैंक से आते हैं, एक्स एम्प्लॉय रहे हैं, जो सवाल मैंने इनसे किया बैंकिंग की प्राइवेटाइजेशन का, लोग के नजर में एक तरह से एक नैरेटिव चलाया जाता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो सारे निकम्मे होते हैं और प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी है, पब्लिक के दिमाग में ठूसा जा रहा है। आप यहाँ पे आवाज लगा रहे हैं कि हमें प्रमोशन में भी रिजर्वेशन चाहिए, हमें गवर्नमेंट सेक्टर में भी रिजर्वेशन चाहिए। सवाल यह है कि जिस गवर्नमेंट सेक्टर को बचने दिया ही नहीं जा रहा है और पब्लिक के दिमाग में यह कूड़ा भरा जा रहा है कि ये गवर्नमेंट सेक्टर जब तक रहेगा यही इंडिया को बर्बाद कर रहे हैं, एक कूड़ा भरा जा रहा है, नैरेटिव चलाया जा रहा है, जबकि यही गवर्नमेंट सेक्टर है जो 75 सालों में भारत का विकास हुआ, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय और बैंकिंग सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान रहा। चाहे हम ताजा उदाहरण कोविड के टाइम का ले ले, जिसमें सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे हॉस्पिटल के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे बैंक वाले हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन की बात हो, रात रात भर काम कर रहे थे। लेकिन प्राइवेटाइजेशन करने के लिए इस नैरेटिव से कैसे निपटेंगे आप? ये वो तो एजुकेट कर रहे हैं हम ना, अपने लोग एजुकेट कर रहे हैं, पिकेटिंग कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, हमारे जितनी भी एफिलिएट्स हैं सब इस चीज़ को कर रहे हैं और पब्लिक में हम जा रहे हैं, पब्लिक को एजुकेट कर रहे हैं ना। स्टूडेंट्स कम्युनिटी है उनको बता रहे हैं इन चीज़ों को ना, कि इन चीज़ों को समझिए कि अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो क्या होगा। अब सिंपल समझ सकते हैं कि अगर वो रेलवे का काउंटर देख लीजिए, वहाँ सरकार का जब है तब, और जब प्राइवेट का हो जाएगा तब, लोग इसको समझ रहे हैं और लोगों को जान रहे हैं। आप उनके खर्चे देख लीजिए, एक प्राइवेट बैंक और एक सरकारी बैंक, दोनों के सर्विसेज को देख लीजिए। हमारा सरकारी बैंक जो है, कोई भी नाम ले लीजिए, किसी भी तरह से किसी भी सर्विस में प्राइवेट बैंक से कम नहीं है, लेकिन चार्जेस देख लीजिए। जहां हम जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हैं उनको कम से कम 10,000 चाहिए, जहां हम 5 रुपया कोई शुल्क लेते हैं वहाँ वो 50 रुपया लेते हैं, जहां हम रिटर्न चार्ज नहीं लेते हैं वहाँ वो बहुत डिमांड करते हैं। चीज़ों को तो कह रहे हैं, तो प्राइवेट होने से ये होगा। सबसे इतर एक बात और है, आप बैंकिंग सेक्टर से रहे, मैं बैंकिंग वाले खानदान से मैं भी बिलोंग करता हूँ। गवर्नमेंट बैंक वो बैंक है जो देश में जो लास्ट बैंक खड़ा है ना, उस तक वो बैंक पहुंचता है, वो प्राइवेट बैंक की बस की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, जो मोदी जी योजनाओं का ऐलान करते हैं 90% डिस्बर्समेंट गवर्नमेंट बैंक करता है। हमारी पब्लिक समझ है इस चीज़ को, मास बैंकिंग और क्लास बैंकिंग, ठीक है ना। वो कहते हैं क्लास बैंकिंग, वो शुल्क लेते हैं बहुत ज़्यादा मनमाना, हम क्लास बैंकिंग कर रहे हैं, हमारे यहाँ पाए तो इस तरह का एम्बियंस मिलेगा, ऐसे सेवा हम देंगे। लेकिन हमारे पास कौन आते हैं, जिनको कोई चलने के लिए, करने के लिए, पोशाक में सब में लगेगा कि आप कहाँ से, कैसा है, हम उनको सर्व कर रहे हैं, उनकी सेवा दे रहे हैं। तो अंतर है ना, ये कहाँ जाएंगे। सरकारी क्षेत्र के बैंक अगर आप खत्म कर देते तो ये सब तो रहेंगे। तो ये पब्लिक समझ रही है और पब्लिक जानती भी है, और हम इस तरह से एजुकेट कर रहे हैं लोगों से। लोगों का बच्चा बैठ के किस चीज़ की तैयारी करेगा, फिर अदानी कंपनी का? वही तो चीज़ है ना, वही तो चीज़, किसी भी तरह से नहीं करेगा। जॉब जो अगर आज आप भी खड़े हैं, आपके समाज के लोग खड़े हैं जो कहते हैं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, जब मैं वही बात कह रहा हूँ कि जब वो चीज को ही खत्म किया जा रहा तो रिजर्वेशन मिलेगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट सेक्टर।
अब नेचुरली वी आर डूइंग दैट, वी आर डिमांडिंग फॉर दैट ऑल्सो। अब वो प्रोटेक्ट नहीं होगा तो हम किसके पास जाएंगे? हमारी मांगे किसके पास जाएंगी? किसके थ्रू वो हल होंगी? जो भी कुछ हमारी मांगे हर हाल में विधायिका के थ्रू ही जाएंगी। तो विधायिका से दुश्मनी हम नहीं करते, और दुश्मन विधायिका कभी किसी की हो ही नहीं सकती। सारे इनेक्टमेंट, सारे लॉ, सारे एक्ट कहाँ से बनेंगे? विधायिका से ही बनेंगे, संसद से बनेंगे, विधानसभा से बनेंगे। तो हर हाल में वो हमारे ही लिए है। तो उनको हमको इम्प्रेस करने के लिए तो ये चीज़ें सब करना है, सारे प्लेस हम करते हैं डिमांड्स। चलिए आखिरी सवाल मेरा ये है, आखिरी सवाल ये है कि मोदी जी अपने आप को ओबीसी गिनवाए हैं कई बार, क्या वो ओबीसी का दर्द नहीं समझ रहे हैं कि देश में किस हाल में ओबीसी रह रहा है? और जो वो मांग रहा है, कम से कम सब कुछ छोड़ दे, कुछ ना दे, कास्ट बेस्ड सेंसस ही करा लेते हैं। हाँ, तो ये तो उनके पास डिमांड है, उनके पास हमने डिमांड किया हुआ है ना। अब वो क्या चाहते हैं वो तो उनकी मंशा है ना, उनके क्या क्या वो रिजर्वेशंस हैं उनके अपने, वो उस चीज़ को समझेंगे ना। उनके पास सिर्फ ओबीसी है, ओबीसी क्या है? हमें गर्व है कि ओबीसी का हमारा एक प्रधानमंत्री है, लेकिन वो प्रधानमंत्री सिर्फ ओबीसी का नहीं है। देश के जितने भी 100% जो नागरिकता लोग हैं, सिटीजन, सबके वो प्रधानमंत्री हैं, सबके काम करेंगे। तो उनकी जो कुछ चीज़ें हैं वो अपना उस चीज़ को समझे। लेकिन हमारा ये डिमांड है कि वो राजनीति वाले वक्त देख के ना, और हालात देख के, और वोट का परसेंटेज देख के उसी समाज का हो जाता है जब वोट का टाइम आता है तब। तो ये समझदारी नहीं है ना, ये समझदारी पैदा करनी होगी। अगर कास्ट वाइज सेंसस हो गया और लोगों को ये पता चल गया कि हमारी कितनी भागीदारी है, तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आज हम आपको 52% की बात कर रहे हैं, लेकिन 27% तो अब तक में जो किताबों में आया है वो अभी कहाँ है? आप ऊंचे लेवल पे चले जाएंगे तो प्रधानमंत्री सचिवालय है आपका, वो राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, वित्त मंत्रालय का, फॉरेन का जो जितना मंत्रालय है, नील है, कहीं कोई ओबीसी नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें कैसे होंगी जब तक वो हमें वो नहीं करेंगे? और रिजर्वेशन सिर्फ संख्या के लिए नहीं है ना, रिजर्वेशन तो बिल्कुल हर हाल में रिप्रेजेंटेशन के लिए। कुर्सी तो ओबीसी ही देती है किसी को, इतनी आपकी भागीदारी आज भी है, बिना जनगणना के भी हम मान लेते, कुर्सी आप ही देते हैं। लेकिन इस देश में आप ही को चिल्लाना भी पड़ता है, आप ही के समाज को। बिल्कुल सही चीज़ है, सही चीज़ है। जब वोट आएगा 2024 आएगा, मैं किसी की खास की बात नहीं कर रहा हूँ, हर लोग आपके बिल्कुल आके बगल में बैठ के चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, बोलेंगे हम तो आपके। बिल्कुल करेंगे ऐसा। तो हम तो यही कहेंगे ना, हमारी जो मांगे हैं वो हम उनके पास प्लेस करेंगे, वो करना है। तब तक वो हम अपनी मांग कहते रहें, उनके बताते रहें उनके सामने, जब तक हमारी पब्लिक एजुकेट नहीं हो जाती है, सरकार इस चीज़ को समझ के हमारी मांग को माने नहीं। चलिए आखिर जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं साहित्य बहुत मायने रखता है। 1 और 1 2 होता है, ये गणित कहता है। 1 और 1 11 होता है, ये संगठन का बल कहता है। 1 और 1 होता है, ये इश्क का नियम कहता है। 1 और 1 जब मिलते हैं तो शून्य हो जाता है, ये अध्यात्म का नियम कहता है। लेकिन कूटनीति 1 से 1 को लड़वाती है और राजनीति 1 से 1 को लड़वा के कुर्सी बांधती है। बिल्कुल सही, समझ गए? इस देश की जनता जिस दिन एक हो जाएगी ना, उस दिन अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाएंगे, लेकिन एक होने नहीं देंगे। नमस्कार।